सुप्रभात बच्चों। वसंत इस पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 15 जिसका शीर्षक है नीलकंठ, इसके संबंधित आज हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार भी खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान में के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तारे के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। इस पाठ में लेखिका जो है, जिनका नाम है महादेवी वर्मा, इस नीलकंठ पाठ की जो लेखिका है वे है महादेवी वर्मा। तो लेखिका इस पाठ में कहती है, वे अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट ही रही थी, तब अचानक उन्हें पक्षियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। उनके आदेश पर ड्राइवर ने गाड़ी उसी ओर घुमा दी। चिड़िया वाले बड़े मियाँ जब उन्हें दिखे तो उन्होंने लेखिका को सलाम करके बताया कि शंकरगढ़ का कोई शिकारी 2 मोर के बच्चे लेकर आया है। एक मोर है और उसमें एक मोरनी है। मोर के पंजों से दवा बनती है, ऐसा वह दुकान वाला उस लेखिका से कहने लगा। वह कहता है कि इससे दवा बनती है, इसीलिए बहुत से लोग इसे खरीदने आते हैं। परंतु लेखिका का नाम लेकर बड़े मियाँ ने उन्हें बेचने से मना कर दिया, क्योंकि वे कहने लगे कि मेरा भी दिल है, मतलब मुझे भी बुरा लगता है इन पक्षियों को बेचने के लिए। लेखिका ने मोर के बच्चों के 35 रुपए देकर मियाँ से पीछा छुड़ाया और पिंजरा लेकर गाड़ी में बैठ गई। मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, पर फिर भी उसका दिल रखने के लिए उस लेखिका ने पक्षी को 35 रुपए में खरीदा और उसके पिंजरे के साथ, और वह गाड़ी में बैठ गई। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम, गुरुजी चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े से के नकद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच लो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करते अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात में चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाप के पर लगे हैं? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशिष्टता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस जाते, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुकाछुपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन में इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात को रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहते।
फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मतलब मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों, मतलब उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। यहाँ पर लेखिका जब वह गाड़ी में बैठी, घर पहुँचने पर सबने लेखिका से कहा कि अरे वह मोर नहीं, तीतर के बच्चे हैं, तुझे सब लोगों ने ठगा है। यह सुनकर वह और चिढ़ गई। लेखिका को गुस्सा आया, क्योंकि ठगे इस नाम से उसे बहुत नफरत थी, तो उसे चिढ़ आने लगी। गुस्से में उसने पिंजरा अपने अध्ययन कक्ष में रखवा लिया। उसके लिए वह कटोरे में सत्तू की गोलियां और पानी भी उसने रख दी। आखिरकार वह अपने परिवार वालों से कहने लगी कि अरे मोर के क्या पंख इतने अच्छे होते, उसमें क्या इतना, तो ये क्या कोई पक्षी नहीं है। ऐसा कहकर गुस्से से वह अपने कमरे में चली गई और इस तरीके से उस पक्षी का वह ध्यान रखने लगी। उसे छोटी छोटी गोलियां खाने के लिए देने लगी। एक कटोरी में उसने पानी भर के दिया। दोनों बच्चे कभी मेज के नीचे तो कभी अलमारी के पीछे लुकते छुपते रहते। इस तरीके से ये जो दोनों बच्चे थे, ये अच्छी तरीके से उनके साथ खेलने लगे। लेखिका को कमरे के दरवाजे सदा के लिए बंद करने पड़ते थे, क्योंकि वहाँ कभी भी उनकी बिल्ली, मतलब सबसे पहले उनके घर में बिल्ली थी, अगर वह बिल्ली उन्हें देख लेती तो उनका जीना हराम हो जाता। इसीलिए उसे डर था कि कहीं उसकी बिल्ली इन पक्षियों पर शिकार करके उन्हें घायल न कर दे। यहाँ पर लेखिका कहती है, वैसे जो मेरी बिल्ली है वह चूहों पर कभी आक्रमण नहीं करती, चूहों पर कभी वार नहीं करती, पर क्या भरोसा, ये जो दो पक्षी मेरे घर में आए हैं, आखिर है तो अपरिचित और इन्होंने मेरे घर पर अधिकार भी कर लिया है, तो इसकी चेष्टा वह कर सकती है। इसीलिए वह अपने दरवाजे हमेशा बंद करती थी। उसे डर था कि ये बिल्ली आकर उनका शिकार न करे। इस तरीके से उसने अपनी मेज पर अपना सिंहासन बना लिया था। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल लगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागिनी अलापने लगे, मतलब गाना गाने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भलीभांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बक्कीम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारित तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। अब लेखिका जब अंदर कमरे में गई और उसने जब उन पक्षियों
के बारे में सोचा और उनकी देखरेख करने लगी। उसके बाद लेखिका का कमरा धीरे धीरे गंदा होने लगा, क्योंकि ये जो पक्षी थे ये पूरे घर में, पूरे कमरे में घूमते रहते थे। तो उसने उन्हें उस बड़े जालीदार में पहुंचा दिया, क्योंकि दिन भर लेखिका को अपना कमरा साफ करने में ही उनका समय व्यतीत होता था। इसके कारण उन्होंने उन पक्षियों को बड़े जालीघर में पहुंचा दिया। अब उस जालीघर में अनेक पालतू पशु रहते थे, जैसे बतख, खरगोश, तो इस तरीके से कबूतर, ऐसे बहुत सारे पक्षी उस जालीघर में रहते थे। मोर के बच्चों के वहां पहुंचते ही सारे पशु पक्षी वहां पर हलचल मचाने लगे। कबूतर ने नाचना छोड़कर वो उनके पास दौड़ने लगा और घूम घूम कर उनके आजू बाजू गुटरगू करने लगा। खरगोश अपने सभ्य सदासत से वहां पर बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगा कि अरे, अपने घर में ये कौन से नए मेहमान आ गए। तो इस तरीके से वह उनका निरीक्षण करने लगा। उन नए मेहमानों का स्वागत वैसे ही किया गया जैसे परिवार के किसी नववधु का होता है। मतलब यहाँ पर लेखिका कहती है कि ये जो पक्षी थे उनका स्वागत उस जालीघर में ऐसे किया गया मानो कोई मेहमान जब हमारे घर आते हैं या नववधु जब हमारे घर आते हैं, तो इस तरीके से उनका भी स्वागत उस जालीघर में बहुत अच्छे से किया गया। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होने लगे। मोर के सिर की कलगी बड़ी घनी और चमकीली हो गई। अब ये जो बच्चे थे ये धीरे धीरे उस जालीघर में बड़े होने लगे। उनकी चोंच बड़ी होने लगी, उनकी जो कलगी थी वह भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। चोंच टेढ़ी और तेज हो गई, गोल आंखों में नीली आभा चमकने लगी। मतलब उनकी जो चोंच थी वो धीरे धीरे टेढ़ी होकर आगे आने लगी। उनकी आंखें भी आभा मतलब आसमान जैसी चमकने लगी। गर्दन जो थी वो नीली होने लगी। धूप छाई तिरंगे उठती गिरती प्रतीत होती थी। मतलब उनके गर्दन का रंग जो था वो भी बदलने लगा, मानो जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग हो। मोरनी का विकास हो उसकी तरह चमत्कारिक नहीं हुआ, पर लंबी धूप छाई गर्दन, चंचल कलगी और पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा उसे मोर की उपयुक्त संगिनी प्रमाणित कर रही थी। मानो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मोर की जो उपयुक्त सहचारिणी है, सहचारिणी मतलब मोरनी जो है, वो उसका हमें प्रमाण दे रही है। आगे लेखिका कहती है, नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मतलब कि यहाँ पर लेखिका थी, उन्होंने उसका नामकरण किया। जो मोर था उसका नाम क्या रखा? नीलकंठ, और मोरनी का नाम राधा ऐसा रखा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि अब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतु का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। अब यहाँ पर उस जालीघर में जो मोर था मतलब नीलकंठ था, उसने तो मानो उस चिड़ियाघर में खुद को सेनापति घोषित कर लिया था। वो सभी की ओर नजर रखता और सभी का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता। जहाँ पर दाना मिलता उस जगह वह सारे पशुओं को लेकर जाता और घूम घूम कर सबकी रखवाली करता। पर अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की तो उन्हें अपनी चोंच से प्रहार करके उन्हें दंड भी देता, मतलब शिक्षा भी देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आंतरक्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुआल का खेल खेलते रहते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर लेखिका कहती है कि मोर ने स्वयं को अन्य सभी जीवों का रक्षक और सेनापति तो नियुक्त कर लिया था, वह सभी को अपने चोंच से उनको प्रहार करके शिक्षा भी करता था, पर कभी कभी अपना डर भी लोगों मतलब उन पक्षियों को दिखाता था। उसके भय से फिर कोई जीव जो थे मतलब जो पशु थे चिड़ियाघर में, वो उसके डर से नाराज करने का साहस कभी करते नहीं थे और उसे कभी दुखी भी नहीं करते थे। एक बार जब वो मोर उसे
दंड देता था तो फिर वह पशु उसे कभी नाराज नहीं करता था। उस तरीके से, जिस तरीके से मोर उन पर प्रहार करता, उन्हें शिक्षा करता, उसी तरीके से उसका अनेक जीव जंतुओं पर प्रेम भी था। वह सभी पशु पक्षियों पर उतना प्रेम भी करता था। इस तरीके से यह मोर मिट्टी में बैठकर अपने पंख फैलाता था और उसकी लंबी पूंछ पर बाकी के पशु क्या करते थे, खेलते थे। यहाँ पर देखो बच्चों, आपको यहाँ पर चित्र में भी नजर आ रहा है, यहाँ पर इतने सारे पशु हैं और ये जो मोर है ये इन सारे पशुओं की रखवाली कर रहा है और उसने देखो अपने जो पंख है वो कैसे जमीन पर फैलाकर रखे हुए। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ जाता है। अब यहाँ पर देखो, आपको चित्र में नजर आ रहा है, उस जाली घर में मतलब उस चिड़ियाघर में ये सारे पशु पक्षी थे, बस सांप को छोड़कर। पर अचानक से वह जो सांप था उस जाली के भीतर पहुंच गया। जैसे ही अनेक जीव जंतु ने इस सांप को देखा, वैसे ही सारे जीव जंतु उससे घबराकर भागने लगे। पर वहां पर उसके सांप के मुंह में कौन पकड़ में आया? सिर्फ खरगोश ही पकड़ में आया। और यहाँ पर देख सकते हो कि सांप ने किस तरीके से खरगोश को पकड़ रखा है। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोट मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे ही उस सांप ने खरगोश को अपने मुंह में पकड़ लिया तो खरगोश का आधा शरीर उस सांप के मुंह में था और आधा जो शरीर था वो सांप के मुंह के बाहर था। पर खरगोश इतनी उसकी जकड़ में था कि खरगोश के मुंह से आवाज जो थी वह बराबर निकल नहीं रही थी, ताकि किसी को उसकी आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही थी। पर दूसरी ओर देखते हैं कि जो मोर था, नीलकंठ था, वह झूले में झूल रहा था। अचानक ही धीरे मंद स्वर में उसने उस खरगोश की व्यथा की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसे व्यथा की आवाज सुनाई दी, वह अपनी पूंछ और पंख समेटकर, अब इस मोर के तो पंख बड़े बड़े होते हैं, तो उसने अपने पूंछ और पंख को समेटकर मतलब जमा किया, इकट्ठा किया और झपटे में मतलब जल्दी से वह नीचे आ गया। और अचानक से उसे समझ में आया कि अगर हम सांप के फन पर चोंच मारते हैं तो उससे खरगोश भी घायल हो सकता है। अब करे तो क्या करे? तो मोर बड़ा सोच में डूब गया। उसने सांप को फन के 5 पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वही पड़ा रहा। अब वैसे ही तुरंत मोर ने क्या किया, अपने पंजों से सांप के फन को दबाया और फिर चोंच से उस सांप पर इतने प्रहार किए कि उस सांप के मुंह से खरगोश जो था वो बाहर निकल गया। परंतु जो खरगोश था वह इतना अधीर हो गया था, वह इतना कमजोर हो गया था कि वह वहीं पर गिरा पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर जो मोरनी थी राधा, वह उसे सहायता देने की कोशिश नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि मोर ही बहुत अच्छी तरीके से उसे समझ लेगा। परंतु वह अपनी धीमी आवाज़, मतलब उसकी आवाज़ जो थी केका, तो इस तरीके से वह अपनी आवाज़ देकर सभी को सूचना करती थी कि यहाँ पर कोई घटना घटी है। और उसकी आवाज़ से वहाँ पर तुरंत कौन आ पहुँचा? माली आ पहुँचा। इस तरीके से जब नीलकंठ ने उस सांप के 2 खंड किए, मतलब उस सांप को मार डाला, उसके बाद जो मोर था मतलब नीलकंठ था, वह खरगोश के पास आया और उसने तुरंत खरगोश को वहां से लेकर अपने पंखों के नीचे उसे उष्णता दी ताकि वह बहुत जल्दी ठीक हो सके। अब यहाँ पर लेखिका क्या कहती है कि कार्तिकेय मतलब जो गणेश जी के भाई है,
उन्होंने उनका युद्ध वाहन मयूर को ही क्यों चुना, मतलब मोर को ही क्यों चुना होगा। तो हमने यहाँ पर इतनी जो कहानी अभी पढ़ी है बच्चों, उस कहानी में हमने क्या देखा कि ये जो मोर है इसने बहुत ही ताकतवर होकर मतलब अपनी बुद्धि से उस सांप को मारा और खरगोश की जान बचाई। तो इसीलिए कार्तिक जो था उसने युद्ध वाहन के लिए इसी कारण मयूर को चुना कि किसी भी युद्ध में वह मयूर पर बैठकर वाहन कर सके और युद्ध कर सके। तो इसीलिए उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर ही कार्तिकेय ने युद्ध वाहन करके उन्हें चुना। मयूर लोकप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। मतलब कि यहाँ पर जो बाज है, चील है, ये क्रूर कर्म के लोग हैं, मतलब ये जो पक्षी है ये बुरे कर्म करते हैं। इसीलिए मयूर मतलब मोर जो है उन्हें इस बाज और चील के श्रेणी में हम नहीं रख सकते क्योंकि वो वीर पक्षी है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। अब यहाँ पर लेखिका कहती है कि ये जो राधा जो थी वह नीलकंठ के समान उतनी अच्छी तरीके से नहीं नृत्य कर सकती थी, पर फिर भी वह क्या करती थी, नीलकंठ के जो पंख है उस पंख के कभी दाहिनी ओर जाती, उन पंखों को छूती और फिर वो तुरंत बाईं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श करती। तो इस तरीके से वह राधा जो थी वह नीलकंठ के आजू बाजू परिक्रमा कर कर अपना ताल परिचय मतलब अपना नृत्य सादर करती थी। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जालीघर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और कल्पित वृक्ष भाते थे। तो बच्चों यहाँ पर हमें चित्र में नजर आ रहा है, देखो यहाँ पर ये लेखिका बैठी हुई है और उसके आजू बाजू नीलकंठ और राधा ये दोनों उनके साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर लेखिका कहती है कि नीलकंठ में न जाने कैसे जान लिया। लेखिका कहती है कि नीलकंठ को पता नहीं चला कि लेखिका उसे कितना भाती है। लेखिका के जालीदार घर के पास जब वे पहुँचते थे तो वे अपना नृत्य आरंभ करते थे। अतिथियों के आगमन पर भी उनका नृत्य शुरू हो जाता था। जब लेखिका के घर कोई बाहर से मतलब विदेश से कोई अतिथि आते थे तो ये नीलकंठ अपना नृत्य शुरू कर देता था, आरंभ कर देता था और इस तरीके से नृत्य करके वे क्या करते थे, अतिथियों का आगमन करते थे। यहाँ पर लेखिका कहती है कि इस नीलकंठ ने अपने पैनी चोंच से जो भयंकर विषधर को मतलब भयंकर विषधर कौन, तो सांप को जिस तरीके से इस मोर ने अपने पैनी चोंच से मतलब नुकीले चोंच से खंड खंड कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसी पैनी चोंच से उसने मेरी हाथों में रखे हुए चने इतने कोमलता से सहज उठाए कि मुझे हंसी भी आने लगी और मुझे याद भी आने लगी। यहाँ पर लेखिका कहती है कि फलों के वृक्षों में उसे अधिकतर क्या पसंद था, पुष्पित और पल्लवित वृक्ष जो थे उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। आगे लेखिका कहती है, बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जालीघर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी
सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगुंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रत्र हो जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। लेखिका कहती है कि नीलकंठ और राधा इन दोनों का सबसे प्रिय ऋतु मतलब कौन सी थी, तो वर्षा ऋतु। बारिश होने के पहले ही जैसे ही मेघ छा जाते थे, बादल जो छा जाते थे, वैसे ही ये नीलकंठ और राधा जो थे वे खुशी से अपने मंद केका से, मतलब इनका जो स्वर है केका, उससे सारा जो वातावरण था, सारा जो अनुमान था वो गूंज उठता था और इस तरीके से ये दोनों भी अपने पंख फैलाकर नृत्य करते थे। मेघ जितना अधिक गरजता था, बिजली जितनी अधिक चमकती थी, बूंदें जितनी ज्यादा बढ़ती थी, उतने ही तेज जो था ये नीलकंठ का नृत्य होता था, क्योंकि जितना बादल गरजता था उनके गरजों से नीलकंठ बहुत प्रेरित हो जाता था और आनंद से वह नृत्य भी उतने अधिक बढ़ते बढ़ते वह नृत्य करता था और उनका जो केका का स्वर था वो हमें मंत्रमुग्ध कर जाता था। और जैसे ही वर्षा थम जाती थी, बारिश थम जाती थी, बारिश रुक जाती थी, वैसे ही नीलकंठ अपने दाहिने पंजे पर दाहिना पंख रखता था और बाहिने पंजे पर बाहिना पंख रखकर इस तरीके से ये लोग अपने पंख सुखाते थे। अब नीलकंठ और राधा ये दोनों कभी कभी तो इनके पंखों को सुखाने के लिए उन पर अपनी चोंच से, मतलब उन पंखों पर जो बूंदे रहती थी, उन बूंदों को अपनी चोंच से पी पी कर एक दूसरे के पंख सुखाते थे। तो इस तरीके से इन दोनों का जो क्रिया करुण भेद था, मतलब इन दोनों का जो प्यार था वो हमेशा ऐसे ही बना रहता था, ऐसी इस तरीके से लेखिका कहती है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नकास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंदी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि एक दिन वह कार्यवश, मतलब किसी कारण से लेखिका बाहर निकल पड़ी। जैसे ही वह बाहर निकली वैसे ही उसने फिर से बड़े मियाँ को उस दुकान में देखा, पर वह चाहती थी कि मैं उसे ना देखूं, पर अनजाने में उसकी जो नज़र थी वह दुकान के सामने से गुजरी और उसकी नज़र बड़े मियाँ पर पड़ी। वे लेखिका को टूटे पंजे वाली एक मोरनी देना चाहते थे। लेखिका ने उसको 7 रुपये में खरीद लिया। उसे जाली घर में पहुंचा दिया गया और नाम क्या रखा था उसका? कुब्जा। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव भी सिद्ध हुआ। नीलकंठ और राधा जब भी साथ देखती उन्हें मारने दौड़ती। नीलकंठ उससे दूर भागता। अब यहाँ पर लेखिका कहती है कि तब से उसे जालीघर में पहुंचाया गया और उसका नाम कुब्जा रखा गया। अब ये जो नाम था, कुब्जा जो नाम रखा था, उसके नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव भी कुब्जा जैसा ही प्रमाणित था। नीलकंठ और राधा एक साथ तो रहते थे, पर वे कुब्जा उनके साथ उन्हें मारने दौड़ती थी। चोट से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। मतलब जो
कुब्जा थी, वह कुब्जा उसने अपने चोंच से राधा की कलगी नोच डाली। वह राधा के साथ नहीं रहना चाहती थी, पर उसे नीलकंठ के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता था और नीलकंठ जो था उससे दूर भागता था। न किसी जीव जंतुओं से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। मतलब वो जो कुब्जा थी उसने चाहा था कि नीलकंठक उस अंडे ना दे पाए और उस अंडे के बच्चे भी ना निकल पाए, क्योंकि वो क्रूर थी। कुब्जा नाम ही उसका पड़ा था। ये जो कुब्जा थी ये किसी भी जीव जंतुओं को नीलकंठ के पास नहीं आने देती थी। जब राधा ने 2 अंडे दिए तब उसने उस राधा को अपनी चोंच से उसे मार मार कर वहां से ढकेल दिया और उन दोनों अंडों को नीचे गिराकर अपने पैरों से कुचल कुचल कर उसे भी छितरा बितरा कर दिया। तो सोचो वह जो कुब्जा है वह कितनी क्रूर कर्म की होगी। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। मतलब जो नीलकंठ और राधा जब एक साथ रहते थे, इस कुब्जा ने दोनों को अलग अलग कर दिया और नीलकंठ की जो प्रसन्नता थी वो खत्म हो गई, मतलब उसका अंत हो गया। वो हमेशा दुखी रहने लगा। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। अब नीलकंठ तो दुखी था। वह कई बार जाली से भागने की कोशिश करता। दिन भर वह भूखा प्यासा कहाँ पर बैठा रहता? आम की शाखाओं पर बैठा रहता। अब जब लेखिका उसे लेकर आती तब फिर भी वह खिड़की के शेड पर छिपा रहता, क्योंकि उसे किसी भी काम में या किसी से भी बात करने में या खेलने में रुचि नहीं थी, क्योंकि उसके साथ राधा नहीं थी। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा ही की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंततः 4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। एक दिन लेखिका कहती है कि जब मैंने उसे देखा तब यह नीलकंठ उसी तरह बैठा था जिस तरह जब वो खरगोश के बच्चों को अपने पंखों में छिपाकर उनकी रक्षा करता था। मैं उसे पुकारती रही पर फिर भी वह उठने के लिए तैयार नहीं रहता था। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैंने अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा को निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। मतलब जब लेखिका कहती है कि मैंने देखा कि नीलकंठ एक ही जगह पर बड़े देर तक अपने पंखों को फैलाकर बैठा है, मतलब कि क्या बच्चों, नीलकंठ तब मर गया था क्योंकि वह अपने जगह से हिल ही नहीं रहा था। पर क्यों, इसका उत्तर तो उन्हें नहीं पता था, क्योंकि लेखिका को जब तक पता था नीलकंठ कभी बीमार नहीं था। उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर, मतलब उसके पंखों पर या शरीर पर बिल्कुल भी कहीं पर भी चोट का कोई निशान, मतलब चिन्ह नहीं था। आखिरकार जब उन्हें पता चला कि यह तो मर गया है, लेखिका ने अपनी शाल से नीलकंठ को लपेटकर वह कहाँ गई, उस नीलकंठ को लेकर संगम नदी पर लेकर आई। और जब गंगा के बीच में उसने नीलकंठ को उस पानी में प्रवाहित किया, मतलब छोड़ दिया, तब उस पानी के साथ, उस गंगा नदी के साथ वह भी, मतलब नीलकंठ जो था वह तैरते हुए आगे चला गया। यहाँ पर नीलकंठ के न रहने से राधा भी बड़ी दुखी हो गई और दुखी होने के कारण वह एक जगह पर बैठी रहती थी। उसे भी कोई किसी काम करने में या कुछ खेलने में उसका मन भी नहीं लगता था। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव के द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी।
पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी, कजली अश्लेषियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही धुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। लेखिका कहती है कि राधा को आशा थी कि पहले की तरह ही नीलकंठ फिर लौट आएगा। कुब्जा ने भी कोलाहल के साथ उसे ढूंढना शुरू किया, पर आम, अशोक, कचनार की शाखाओं में वह हमेशा उस नीलकंठ को ढूंढते रहती। अब ये जो कुब्जा थी, इसका स्वभाव था कि ये किसी भी जीव जंतुओं से प्यार नहीं करती थी, किसी भी जीव जंतुओं से ये मित्रता नहीं करती थी। एक दिन जब उसकी भेंट एक कजली से हुई, कजली मतलब अश्लेषियन कुत्ती से हुई, तब वह अश्लेषियन कुत्ती मतलब कजली के साथ भी उसने वही किया जो वो बाकी के जीव जंतुओं से करती थी। उसने हर किसी के तरह कजली पर भी अपनी चोंच से प्रहार किया, पर ये जो कजली थी ये भी कोई कम नहीं थी। इसने अपने 2 दांतों से उस कजली पर उस कुब्जा पर प्रहार किया और उसके गर्दन पर उसके 2 दांत लग गए, जिसके कारण वह जख्मी हो गई। इस तरीके से यहाँ पर जो राधा थी वह अकेली हो गई और पूरे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता जो थी वह छिन्न छिन्न हो गई। राधा सदा नीलकंठ के इंतजार में रहती थी। आषाढ़ में जब मेघा आसमान में छाए रहते थे तो राधा जो थी वो कभी एक डाल पर दूसरे डाल से एक डाल पर जब आती थी तो वो अपनी तीव्र केका की आवाज़ से नीलकंठ को बुलाने का प्रयास करती थी। इसी तरह नीलकंठ उसकी यादों में सदैव उसके साथ ही रहती थी। राधा के मरते तक उसने कभी नीलकंठ की यादों को नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि इस पाठ में लेखिका जो है उसने मोर और मोरनी का वर्णन किस ढंग से किया है और मोर का विशेष महत्व क्या है, इस पाठ में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। इस तरीके से यह नीलकंठ पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।